इग्नू MA हिस्ट्री देखते हैं जो MHI 10 है। भारत में नगरीकरण MHI 10 चैप्टर 16। पुरालेखों और ग्रंथों में प्रारंभिक मध्यकालीन नगरीकरण। प्रारंभिक मध्यकालीन नगरीकरण 600 से लेकर 1300 ईस्वी तक चलता रहा। क्षेत्रीय राज्यों और हिंद महासागर के व्यापार का विशेष योगदान रहा। अग्रहार पद्धति के अंतर्गत इस काल के राजाओं ने भूमि अनुदान दिया, जिसमें भूस्वामियों के एक नए वर्ग का उदय हुआ, जिसकी अपनी सामाजिक आर्थिक रचना थी। यह पूर्व काल की तुलना में नया परिवेश था। नगरों के विशेष विस्तार की निरंतरता सुस्पष्ट रूप से चलती रही, जो नगरीय विकास के सतत विकास पर निर्भर थी, और इसके चिन्ह कुछ मामलों में पहली शताब्दी के आरंभ में दिखाई देने लगे थे। प्रारंभिक मध्यकालीन क्षेत्रों में प्राचीन नगरीय केंद्रों की उत्तरजीविता या नवीन नगरीय केंद्रों का प्रादुर्भाव पुरातत्व विज्ञान के द्वारा भी प्रमाणित होता है। हालांकि पुरातात्विक उत्खनन प्रारंभिक ऐतिहासिक काल की तुलना में नगण्य है। मध्यकाल के संबंध में पुरालेखों में पर्याप्त समानता मिलती है। अभिलेखों में मध्यम श्रेणी के बाजार केंद्रों से दूसरे केंद्र तक उत्पादनों के पहुंचने के तंत्र के विषय में अनुमान मिलता है। इस काल की जड़ें क्षेत्रीय संबंध में अधिक गहरी रही हैं। चट्टोपाध्याय ने उपमहाद्वीप के इतिहास में तृतीय नगरीकरण की अवस्था के रूप में इस काल की पहचान की है। भूमि अनुदानों का प्रसार और नगरीय पतन का सिद्धांत। प्रारंभिक मध्यकालीन में भूमि अनुदानों का प्रसार एक महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है। भूमि अनुदान एक महत्वपूर्ण घटना थी। इसे अनेक इतिहासकारों में एक नई सामाजिक आर्थिक संरचना माना है, और इसके फलस्वरूप सामंतवाद का उदय हुआ। बिचौलिए भू अनुदानों से स्वावलंबी व समृद्ध और ग्राम समुदाय का हिस्सा बन गए। आर.एस. शर्मा सहित अनेक इतिहासकार सामंतवाद को प्रारंभिक मध्यकाल में नगरीय पतन, व्यापार में कमी और मौद्रिक मंदी का कारण मानते हैं। इसके फलस्वरूप कृषि गतिविधियों का प्रसार। अनेक विद्वानों ने इन इतिहासकारों के विचारों की आलोचना की है और कहा है कि नगरों का पतन नहीं हुआ है। नगरीय पतन का समर्थन सर्वप्रथम आर.एस. शर्मा ने किया। उनके अनुसार इस अवधि में व्यापार, हस्तशिल्प और धातु मुद्रा के प्रयोग में अत्यधिक गिरावट विनगरीकरण के साक्ष्य है। उन्होंने व्यापार और नगरवाद के पतन को सामंतवाद के साथ संबद्ध किया, जिसके फलस्वरूप ग्रामीण अर्थव्यवस्था का प्रसार हुआ। पाल, सेन और राष्ट्रकूटों आदि ने इस अवधि को कोई सिक्का जारी नहीं किया। डी.एन. झा विनगरीकरण का कारण विदेशी व्यापार में गिरावट मानते हैं। झा के आंतरिक सामाजिक विरोधाभासों की बात करते हैं, जिसे वे व्यापार में गिरावट, सिक्कों की कमी और परिबद्ध अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ते हैं। पुराणों का प्रयोग सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थितियों के तीव्र परिवर्तन को दर्शाने के लिए किया गया है। इतिहासकारों में नगरीय पतन की अवधारणा विवादाग्रस्त है, क्योंकि उत्तर और दक्षिण भारत दोनों में इस काल के नगरों की अस्तित्व के अनेक प्रमाण मिलते हैं। अभिलेखों और साहित्यिक ग्रंथों में भी यह स्थान या स्थानिक इकाइयों के रूप में नगरीय केंद्र मौजूद हैं, जहां ग्रामीण सभ्यता नहीं थी। पुरालेखीय अभिलेखों में नगरीय केंद्र 19वीं शताब्दी में विद्यमान हैं। यहाँ नगर के लिए हाट और मंडपिका, मध्यम श्रेणी के बाजार केंद्र का प्रयोग किया गया है। अर्थव्यवस्था के गैर कृषि क्षेत्र नगरीय केंद्रों से जुड़े हुए थे, और अनेक नगरीय केंद्र व्यापार और वाणिज्य के प्रमुख केंद्र थे। प्रारंभिक मध्यकालीन स्रोतों से नगरीकरण की योजना के बारे में भी जानकारी नहीं मिलती है।
यह कहा गया है कि नगरीय केंद्रों का सृजन पहले से ही चल रही उद्गामी प्रक्रिया का विस्तार था। ऐसे में मामलों में नगरों की सृजन में कोई मुख्य विनिमय केंद्र नहीं था। आधारशिला रखना आवश्यक था। जोधपुर के घटियाला अभिलेख में हट्टा के सृजन का उल्लेख है। सामाजिक परिवर्तन और नगरीय विकास। सामाजिक परिवर्तन से भी नगरीय विकास को बढ़ावा मिलता है। पूर्व मध्यकाल में ऐसी सामाजिक प्रक्रिया हुई जिससे अनेक ग्रामीण विभिन्न क्षेत्रों में नगरीय विकास के अपने विशेष कारण हो सकते हैं। आंध्र प्रदेश में नगरीय विकास में अनेक कारक सहायक हुए, जैसे मेलों का आयोजन, धार्मिक केंद्र का विकास और व्यापारिक क्रियाकलाप आदि। एक नगरीय क्षेत्र में जितने अधिक आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक क्रियाकलाप होंगे, वहाँ उतनी नगरीय प्रमुखता होगी। उदाहरण के लिए बुंदेलखंड में स्थित सियोदानी में एक मंडपिका और कई दुकानें थीं। इससे कुछ दुकानें विरासत में मिली थी। स्पष्ट है कि सियोदौनी पटनसा में पहले से ही वाणिज्यिक लेन देन था। इसी प्रकार वेणुग्राम बेलगांव में भी 1204 ईस्वी के एक अभिलेख से पता चलता है कि रक्तकोवीर ने उत्तरी सड़क के उत्तरी पथ पर जैन उपासना स्थल को 4 बाजार दान में दिए थे। पूर्व मध्यकाल में पूर्वरूपेण ग्रामीण पृष्ठभूमि में कतिपय क्षेत्रों ने अपने को नगरीय रूप में परिवर्तित कर लिया। जैसे बांग्लादेश में चंद्र राजाओं के अधीन प्रारंभिक मध्यकालीन वर्ग में धृतपुरा से जुड़ी हुई हट्टिका की उपस्थिति मिलती है। बाड़गढ़ और मंगलकोट में पाल और सेन राजाओं के काल में निरंतर नगरीकरण हुआ। यह एक उप क्षेत्रीय प्रधान केंद्र था, जो प्रशासनिक केंद्र के अलावा नंदीवर्ती व्यापारिक केंद्र भी था। इसका संपर्क बाहरी दुनिया से भी था। अभिलेख से ज्ञात होता है कि मंदिर के किनारे अनेक नावें खड़ी होती थीं, जिनसे उनके पत्तन की होने की जानकारी मिलती है। 8वीं शताब्दी में यह नगर जय स्कंधावार कहा जाने लगा, जो राजकीय राजधानी या प्रमुख प्रशासनिक केंद्र के समकक्ष होता था। साहित्यिक ग्रंथों में नगरीय केंद्रों का प्रतिनिधित्व। साहित्यिक ग्रंथों में नगरों के विभिन्न स्वरूप का चित्रण किया गया है। बाणभट्ट के कादंबरी में उज्जैनी के विषय में विस्तृत विवरण मिलता है। इसके अनुसार इसके उपनगर खंदकों से घिरे थे, ऊंची बुर्जें थी और बड़ा बाजार था। यहाँ नागरिक सुशील थे और अनेक लोग विदेशी भाषाएं बोलते थे। इससे स्पष्ट है कि उज्जैनी में दूर देशों के लोग भी घूमने आते थे। इस प्रकार कन्नौज के भी बारे में चीनी यात्री वैनसांग ने भी वर्णन किया है। यह प्रसिद्ध और समृद्ध नगर था। लोग दूर दूर से शिक्षा और कला सीखने आते थे। यहाँ के बाजारों में विदेशियों की दुर्लभ वस्तुएं मिलती थी। निर्देशात्मक शोध प्रबंधों में नगरों का प्रतिनिधित्व। मनासरा नामक ग्रंथ के एक खंड में नगर विधान का उल्लेख किया गया है और 8 प्रकार के नगर बताए गए हैं। मनासरा का एक स्थान पर स्कंधावार के रूप में वर्णन किया गया है। शुक्र नीतिसार भी नगर योजना का विवरण देता है, जिसके अनुसार सभी प्रसाद नगर के केंद्र में होने चाहिए। प्रारंभिक मध्यकाल बंदरगाह नगर। पूर्व मध्यकाल में बंदरगाहों के कारण भी नगरीकरण हुआ। पश्चिमी तट पर अनेक बंदरगाह थे, जैसे भरूच, कच्छ, भड़ोच, सोमनाथ, सुरपरका आदि। इस प्रकार के पूर्वी समुद्र तट पर मामल्लपुरम, महाबलीपुरम, नागापत्तनम, विशाखापत्तनम आदि बंदरगाह नगर थे। मोरक्को के यात्री अल इदरासी ने दक्षिण पूर्व बांग्लादेश चिटगांव के पास समुद्र के बंदरगाह का वर्णन किया है। दक्षिण भारत का नागापट्टिनम परिवहन स्थल था। यहाँ पल्लव शासकों राज सिन्हा ने नागपत्तन में एक चीनी पैगोडा का निर्माण करवाया। यहाँ के व्यापारी स्वर्ण और कपूर का व्यापार करते थे। चोल और चालुक्य शासकों के काल में इसका नाम क्रमशः नागपट्टिनम था।
मंदिर और नगरीकरण। विस्तृत मंदिरों के स्वरूप में नगरीकरण को बढ़ावा मिला। दक्षिण भारत में यह प्रक्रिया तेज हुई। पल्लव शासकों के काल में नए प्रकार के नगरीय विकास शुरू हुआ, जो विशेष रूप से कांचीपुरम के राजधानी में केंद्रित था। चोल राजाओं के काल में तमिलनाडु के मंदिरों के इर्द गिर्द अनेक छोटे नगर विकसित हुए। कुडामुक्कू एक पवित्र केंद्र था, जहां अनेक मंदिर थे। चोलों के कुडामुक्कू में पलियाराई के नगरों में व्यापार विकसित था। पहले विद्यमान तंजावुर 10वीं सदी में स्वर्ण काल में पहुंच गया था। इसके बीच स्थित स्मारकीय मंदिर बृहदेश्वरा स्थित थी। तंजावुर का व्यापारिक कार्य 4 बाजारों के द्वारा चलता था। मंदिर की आवश्यकताओं के कारण दूध, फल, सुपारी का व्यापार बढ़ गया।